कॉन्फ्रेंस होनी है और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव एक साथ होंगे, ईवीएम सही होंगे, इसे लेकर पहली अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 नगर निगम है। नगर निगम की संख्या हालांकि ज्यादा है, लेकिन उनमें बाद में चुनाव होता है। 47 नगर पालिका है। यह हो गई निकाय की स्थिति। 5 नगर निगम में महिला महापौर चुनकर आएंगे। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे। पंचायतों की संख्या ज्यादा है, ईवीएम से दोनों चुनाव कराए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तरफ चल रहे हैं। थोड़ी देर में राज्य निर्वाचन आयोग उनकी पीसी होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही तारीखों का ऐलान, तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। कांग्रेस की बैठक चल रही थी, वो खत्म हो गई है। इससे पहले कल संडे को कैबिनेट की बैठक हुई, उसके महत्वपूर्ण फैसले आए और अब आज थोड़ी देर में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सिटी की सरकार, गांव की सरकार, त्रिस्तरीय पंचायत की सरकार, यह तय हो जाएगा कब आप बना के दे रहे हैं। तो ये सब मतलब चुनाव से संबंधित ही जानकारी है और इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, सबसे पहले जो वोटर लिस्ट के बारे में भारत निर्वाचन आयोग पहले 1 जनवरी की स्थिति में वोटर लिस्ट तैयार करता था और उसके पश्चात जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते थे उसको अद्यतन किया जाता था। वो सूची हमारी बेस सूची होती थी, लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग के द्वारा ही साल में 4 बार जो 18 साल की उम्र जिनकी होती है, 1 जनवरी की स्थिति में, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की स्थिति में उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है लगभग 2-3 वर्ष पूर्व। और इसके कारण हमारी जो वोटर लिस्ट जो अपडेट करनी थी वो भी हमने उसी के अनुरूप अपडेट की है। दूसरा संशोधन जो हुआ है राज्य शासन ने अधिनियम के माध्यम से किया है वो है कि महापौर और निर्वाचन डायरेक्ट होगा, पिछला वो इनडायरेक्ट हुआ था। तीसरा संशोधन किया गया है वो नगरीय निकाय के बारे में ही है कि जो चुनाव होगा वो बैलेट बॉक्स के बदले ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाएगा। ये निर्णय कुछ समय पहले लिया गया है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के द्वारा कलेक्टरों को अभी जिला निर्वाचन अधिकारी का ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले वो रिटर्निंग ऑफिसर का भी काम करते थे, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पास पर्याप्त हैं ताकि कलेक्टर मतलब और बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें, इसलिए उनको सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी का काम सौंपा गया है। और जैसा मैंने बताया, महापौर और अध्यक्ष के लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो तय की गई है राज्य शासन के द्वारा। पार्षदों के लिए कोई व्यय सीमा नहीं है और वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की जो निकाय हैं उसके लिए कोई खर्च करने की सीमा नहीं निर्धारित की गई है। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ये एट अ ग्लांस आप लोगों के सामने है। कुल जो 1073 हमारी निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें सब मिलाकर जिनमें चुनाव होना है 3201 वार्ड में चुनाव होना है। और भिलाई, चरौदा, रिसाली और नगर पंचायत कोंटा, इसके कुल 5 वार्डों में उप निर्वाचन होना है। त्रिस्तरीय पंचायत आप देखेंगे, टोटल जो जिला पंचायत मेंबर, जनपद पंचायत मेंबर, सरपंच और पंच सब मिलाकर 1,75,258 जो पद हैं जिसमें कि अभी चुनाव होगा। अगला मैं आरक्षण के बारे में एक नज़र आप लोगों को ये जानकारी बताना चाहूँगा। आरक्षण की कार्रवाई जो होती है वो नगरीय निकाय का जो अधिनियम है उस विभाग का, और वैसे ही पंचायतों से संबंधित जो पंचायत अधिनियम है, आरक्षण का प्रावधान उसमें किया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का आरक्षण
उस अधिनियम में प्रावधान इस बार जो किया गया है उसके हिसाब से ही राज्य स्तर पे संचालक नगरीय प्रशासन और संचालक पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण की कार्रवाई की गई है। तो आरक्षण की संख्या यहाँ आपके सामने है और प्रेस नोट में भी ये जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट वोटर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। 1 जनवरी जो पिछला आम निर्वाचन हुआ था उसमें नगरीय क्षेत्रों में कुल 39,81,827 मतदाता थे और अभी जैसा बताया कि हमने पहले 1 जनवरी 2024 की स्थिति में जो भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट है जिसमें कि 22,78,735 थे, उसको अद्यतन करने के बाद 1 जनवरी 25 की स्थिति में 44,74,259 वोटर्स अर्बन नगरीय निकायों नगरीय क्षेत्रों में हैं। ये लगभग 12% ज़्यादा है 2019 की तुलना में। ग्रामीण क्षेत्रों की जहाँ तक हम बात करें तो कुल मिलाकर 1,58,12,580 वोटर्स हैं। पिछले जो आम चुनाव हुए थे उसमें 1,42,47,498 वोटर्स थे और लगभग 11% की वृद्धि वोटर्स में हुई है। अगला स्लाइड, मतदान केंद्र। टोटल जो अभी हमारा जो प्लान है चुनाव का उसके हिसाब से 37,033 कुल मतदान केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर होंगे, जिसमें से 8,659 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, 2,293 अति संवेदनशील हैं और 1,406 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे कि मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस के माध्यम से की जाएगी। इलेक्शन में जो मानव संसाधन जिसकी ड्यूटी लगेगी तो 37,033 मतदान केंद्रों में लगभग 1,69,173 जो है मतदान कर्मी वो ड्यूटी में रहेंगे। 17,917 कर्मी रिजर्व में रखे जाएंगे। ईवीएम के माध्यम से चुनाव करने का जो निर्णय लिया गया है तो उसके अनुसार फिर हमने ईवीएम की व्यवस्था भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछली बार 2014-15 के समय जो चुनाव हुए थे वो ईवीएम के माध्यम से हुए थे। तो उन मशीनों की जो ECIL कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके माध्यम से इन मशीनों की जांच कराई गई है और इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी कुछ ईवीएम बुलाए गए हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 12,510 कंट्रोल यूनिट हैं और उसमें लगाने के लिए 22,651 बैलेट यूनिट हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत के चुनाव होंगे वो मतपेटी के माध्यम से होंगे और हर मतदान केंद्र में एक बड़ी मतपेटी और एक छोटी मतपेटी दी जाती है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में ये मतपेटियां उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो कि नगरीय क्षेत्रों के अध्यक्ष और मेयर के लिए जो निर्धारित किया गया है उनको किस प्रारूप में ये अपना व्यय मेंटेन करना है वो निर्धारित किया गया है और समय समय पर कौन है सक्षम अधिकारी जिनको उनको अपनी जानकारी देना है वो सब निर्देश के माध्यम से इसमें आदेश जारी किए गए हैं। व्यय सीमा का एक संक्षेप में उल्लेख, नगर निगम में 2011 की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो 5 लाख से अधिक आबादी वाली नगर निगम है उसमें अधिकतम 25 लाख की सीमा है मेयर के लिए और 3 लाख से 5 लाख की जो आबादी है उसके लिए 20 लाख और 3 लाख से कम के लिए 15 लाख का एक्सपेंडिचर लिमिट है। नगर पालिका परिषद तो उसमें 10 लाख और 8 लाख की सीमा निर्धारित है और नगर पंचायत में 6 लाख की सीमा निर्धारित है।
इलेक्शन एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग के लिए हमने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। उसके अलावा ऑडिटर्स की नियुक्ति की गई है और निगरानी दल भी बनाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधी रेगुलेशन का जो नियम है और उसके हिसाब से एमसीएमसी जिसको बोलते हैं वो आदेश जारी किया गया है। और जैसा सभी को मालूम है कि जैसे ही ये घोषणा चुनाव की होती है, आचार संहिता उसके तुरंत बाद लग जाती है और आचार संहिता की का उल्लंघन जिलों में नहीं हो, इसको देखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए जिलों में एमसीसी टीम भी गठित करने का आदेश जारी किया गया है। ये कुछ और जो मैंने बताया कि वोटर से संबंधी जो सुविधाएं के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहला तो ये है कि वोटर को अपना आइडेंटिफिकेशन मतदान केंद्र में देना पड़ेगा ताकि कोई फर्जी मतदान ना हो सके। तो उसके लिए 18 अलग अलग पहचान पत्र हैं, जिसमें से कोई भी पहचान पत्र का उपयोग करके मतदाता मतदान कर सकता है। नगरीय क्षेत्रों में ये प्रावधान भी है कि यदि कोई वोटर किसी को भी वोट नहीं देना चाहता तो नोटा का भी ऑप्शन उसके पास उपलब्ध रहेगा। बाकी मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप और ग्राउंड फ्लोर में ही मतदान केंद्र हो, शेड हो, छाया की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, दिव्यांगजनों के और जो छोटे बच्चों के साथ जो महिलाएं आती हैं उन सबको प्राथमिकता देने के निर्देश जैसा कि आम चुनाव में होते हैं वो निर्देश इसमें भी लागू होंगे। और इलेक्शन से संबंधी जो भी हैंडबुक, मार्गदर्शिका और निर्देश समय समय पर जारी होते हैं वो हमारे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। वोटर अधिक से अधिक लोग जागरूक रहें और अपना नाम इसमें मतदाता सूची में जोड़ें और अधिक से अधिक संख्या में फिर वो वोटिंग में भाग लें। इसके लिए आयोग के द्वारा पिछले कुछ महीनों से वोटर जागरूकता अभियान, जिसको जाबो नाम दिया गया था, तो वो चलाया गया है और इसी का एक परिणाम है कि बड़ी संख्या में वोटर्स अपने नाम जो भी पात्र हैं उनको वे जोड़े गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो थी, मैंने सोचा कि इलेक्शन से संबंधी जानकारी में ये भी देना ज़रूरी है। और अब आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन शेड्यूल, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, नगरीय निकायों का चुनाव पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। और जो तिथियां निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार हमने जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो मार्च में होंगे उसके पहले इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। इस हिसाब से कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट, ये इलेक्शन प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि नगरीय निकायों के लिए जो है आज 20 तारीख है और 22 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सूचना का प्रकाशन जारी किया जाएगा और उसी दिन से ही नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों में 22 से शुरू होगी और नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी और उसके बाद जहां पर मतदान की आवश्यकता होगी वहां 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा। और क्या हो गया स्लाइड, 15 फरवरी को वहां पर मतगणना शहरी क्षेत्रों की जाएगी। 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा, 22 से अंतिम तारीख रहेगी 28 तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने की। उसकी स्क्रूटिनी होगी 29 जनवरी को और उसके बाद यदि कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो 31 जनवरी तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मतदान जो होगा वो 11 फरवरी को होगा शहरी क्षेत्रों में और मतगणना होगी 15 फरवरी को।
पंचायत क्षेत्रों में 3 चरण में होगा जिलों में, और 27 जनवरी से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और 3 फरवरी तक अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 4 फरवरी को उनकी स्क्रूटिनी होगी। 6 फरवरी अंतिम डेट होगी यदि वो कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहे। जो मतदान 3 चरणों में होगा पंचायतों में, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, इन 3 तिथियों में 3 चरणों में मतदान होगा। और मतगणना ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो होता है काउंटिंग वो मतदान केंद्र पर होगा, और उसके बाद फिर उसकी टेबुलेशन जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में होगा। तो मतदान केंद्र में मतगणना होगी वो 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, मतलब जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतगणना वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन उसका टेबुलेशन 18, 21 और 24 फरवरी को किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो अप्रत्यक्ष चुनाव हैं वो उसके बाद फिर आगे होगा। कब सर टेबुलेशन फिर से एक सप्ताह रिपीट? ये शेड्यूल आप लोगों को वैसे मिलेगा। टेबुलेशन होगा 18, 21 और 24 फरवरी को। तो ये शेड्यूल है। नहीं, टेबुलेशन के अलावा उसमें जैसे कि अप्रत्यक्ष होना है, जो ये तो प्रत्यक्ष जो चुनाव होगा उसका वो होगा। उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो उनकी प्रथम सम्मेलन की तारीख डिक्लेयर होती है, उसमें फिर चुनाव होता है। आचार संहिता अभी से प्रभावित हो जाएगी इस समय से। हाँ, मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन तक फरवरी तक। नहीं, अब आचार संहिता तो पूरी रहेगी। हाँ, सर कब तक सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे? 24 फरवरी तक हमारा ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा चुनाव का। सर एक और चीज, आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, नेटवर्क खासतौर पर नक्सल इलाके में हो, वहाँ भी बड़ी चुनौती होगी। उससे किस तरह से आप लोग बात पाएंगे, क्या आप लोग वहाँ पर पुलिस के जो वायरलेस सेट्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। सर राजनीतिक संवेदनशील मतदान केंद्रों पर किया गया है? ये संवेदनशील तो बताया मैंने, राजनीतिक संवेदनशील उसमें सभी प्रकार के संवेदनशील है, अलग अलग बाइफर्केशन नहीं किया गया है। राजनीतिक दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, नक्सल समस्या के हिसाब से वो सभी टोटल आकलन करके जो जिला कलेक्टर्स ने बताया है, तो हर दृष्टि से जो संवेदनशील हैं। जो नेटवर्क केंद्र वहाँ पे क्या व्यवस्था? वहाँ पे जो पुलिस का वायरलेस सेट होता है उसके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाएगा। पुलिस बल कितने लगेंगे? पुलिस बल हर पोलिंग स्टेशन में, हमारा ये आयोग का निर्देश है कि 2 कम से कम होने चाहिए, जिसमें कि स्थानीय जो बल है उसका उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से कोई खास इंतजाम सर चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करा सके? एक तो ये जो 3 चरणों में किया जा रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है कि फोर्स पूरे प्रदेश में एक ही चरण में कराने के लिए पर्याप्त फोर्स उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो स्थानीय चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो जो स्टेट का फोर्स है उसी का उपयोग होना है, इसलिए ये 3 अलग अलग चरणों में हो रहा है ताकि फोर्स भी मूव कर सके। सीबीएसई का भी एग्जाम है, ऐसे में शिक्षकों का जो चुनाव होगा। सीबीएसई का की परीक्षा फरवरी में होने वाली है, शुरू होने वाली है। उनके जो एक तो संख्या बहुत कम है और उनके टीचर्स का ज़्यादा अधिकतम मतलब उनका उपयोग नहीं होता है, इसमें जो राज्य के हैं उन्हीं का ही होता है। पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन की एक बार तारीख फिर से बता दें। 27 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, 27 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक।
एक एक करके बोलिए। ये जो शेड्यूल है सर, सबसे कम अभी तक के जितने भी इलेक्शन कार्यक्रम हुए वो उसमें सबसे कम है। हाँ। तो क्या आपकी तैयारी है और सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाए, किस तरह से आपने नगरीय क्षेत्र में बस 20 दिन में चुनाव होता है। नहीं, हमारी तैयारी है, इसी हिसाब से तो हमने कार्यक्रम जारी किया है। इसके लिए जिला कलेक्टर्स के साथ जिलों में जाकर बैठक की है, उनसे समय समय पर आपने देखा कि ये पूरी तैयारी पिछले कुछ महीनों से चल रही है। वोटर सबसे पहले परिसीमन की कार्रवाई हुई, परिसीमन के बाद फिर वोटर लिस्ट की कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर आरक्षण की कार्रवाई हुई। खास तौर पर पुलिस व्यवस्था, तो उसके लिए जिला स्तर पे जाके पुलिस अधीक्षकों के साथ और अंतिम रूप से राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, इन सभी के साथ बैठक करके उनके साथ बैठकर प्लानिंग की गई है। बच्चों का बोर्ड परीक्षा भी है, चुनाव के तुरंत बाद बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या प्रचार प्रसार के लिए कोई समय सीमा नियम बनाएंगे? प्रचार प्रसार के नियम अलग से जारी हैं, उसमें समय भी निर्धारित रहता है और जो लाउड स्पीकर वगैरह कितने बजे तक उपयोग हो सकता है, किस लेवल तक उपयोग हो सकता है, ये सारी चीजें निर्देशों में है। 15 तारीख को नगरीय निकाय के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके ठीक 2 दिन बाद पंचायत इलेक्शन शुरू होंगे, तो कहीं ये जो इलेक्शन रिजल्ट है प्रभाव डालेंगे ना सब इलेक्शन जो मतदाता निकलेगा, अपने माइंड सेट चेंज होगा उसका, तो ऐसा बहुत हड़बड़ी में नहीं हो रहा है। आपने एक साथ कराने की कोशिश नहीं, हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं है। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो निर्वाचित संस्थाएं हैं उनकी 5 साल की अवधि फिक्स है। हमारे यहाँ जो पंचायत के जो पिछले चुनाव हुए थे उसके हिसाब से जो निर्वाचित लोग हैं उनका पीरियड खत्म होने के पहले हमारा प्रयास है कि ये चुनाव हो जाए। सर जो निर्वाचन कार्य में जो अधिकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, वो अपना मेडिकल भी लगाते हैं, उसके बाद में उनकी ड्यूटी कैंसिल नहीं होती और स्पॉट पर उनकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है चुनाव के दौरान। तो इसके लिए कुछ नया नियम बनना चाहिए कि मेडिकल अगर कोई दे रहा है तो उसको सुनवाई होनी चाहिए। नहीं, निर्देश तो हैं, जो जेन्युइन प्रकरण होते हैं उसमें जिला स्तर पे अपेक्षा की जाती है जिला कलेक्टरों से कि उनको छूट दी जाएगी। बहुत लोग छुट्टी या मुक्त होने की दृष्टि से भी कागज लगाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो समस्याएं उनकी भी हैं, समस्याएं जिला प्रशासन की भी हैं। हमको बीच का रास्ता निकाल के चुनाव कराना पड़ता है। इसके अलावा आपने एक डेथ का बोला, तो यदि ड्यूटी के दौरान डेथ होती है तो कंपनसेशन के बारे में भी आयोग के निर्देश हैं। सर ये निर्वाचन की ड्यूटी लगी है, उसमें जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी संख्या, अब टोटल कर्मियों की संख्या मैंने बताई है, उसमें ज्यादातर शिक्षक ही होंगे। क्या वो प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सभी श्रेणी के अंदर मिक्स हैं, जैसे उपलब्धता है और जैसी आवश्यकता है जिलों में, उसके हिसाब से होगी। सर जो नक्सल इलाके हैं, आपने कहा कि सेक्टर 4 इसकी सहायता नहीं करेंगे, बस्तर की जो स्थितियों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इस समय चुनाव का विपरीत परिस्थिति है, तो क्या ऐसा कोई निवेदन किया गया सेक्टर 4 के लिए सहायता मांगने के लिए, पुलिस है उसी से चुनाव कराया जाएगा? नहीं, जो हमने बस्तर संभाग के खास तौर पे अलग से बैठक की थी और उसमें इंटेलिजेंस एडीजी के साथ और जो नक्सल के इंचार्ज हैं यहाँ पर पीएचक्यू में, उनके साथ बैठक की है और उनके सुझाव और उनके अनुमान और उनके प्लान के अनुसार ही ये कार्यक्रम जारी किया गया है। सर एक और कंफ्यूजन था बीच में, आपने जो कहा सर टेबुलेशन जिस दिन होगा पंचायत चुनाव के लिए, क्या घोषणा उसके एक दिन बाद होगी? कौन सा? पंचायत चुनाव। नहीं, पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर जो होने वाली जो काउंटिंग है वो है, और उसका टैबुलेशन मतदान केंद्र तो लोकल लेवल पे काउंटिंग होगी, उसका टैबुलेशन जिसका टैबुलेशन ब्लॉक हेडक्वार्टर में होना है, तो वो सभी उस ब्लॉक
के जितने फिर ग्राम पंचायतें हैं वो सारे उन सभी की जानकारी ब्लॉक मुख्यालय में आएगी, उसके आधार पर ही टेबुलेशन होगा। सर इसमें जैसे कि 25 हाँ, तो अगले दिन है ये 17 अगले से अगले दिन हो रहा है। 25 फरवरी को इसमें है कि चुनाव आचार संहिता 25 फरवरी तक होगी, 24 फरवरी नहीं, वो तो जिला पंचायत का है। पंच के लिए भी है सर 25 को, पंच के लिए 25 बेसिकली जो खंड मुख्यालय में होगा तो सर्वे खंड मुख्यालय का 24 का बुला है और उसके बाद जो जिला पंचायत का होगा वो 25 का होगा। वो 25 तक ये पूरा कार्यक्रम में 25 फरवरी तक है। 25 तक चुनाव आचार 25 तक। ठीक है फिर, थैंक यू। निर्वाचन आयोग टाइप लगा लेकिन कोई शायरी नहीं आई सर आपने। क्या भारत निर्वाचन आयोग टाइप पीसी लगी लेकिन शायरी नहीं आपने। शायरी, मेरे को शायरी का शौक नहीं है। ईवीएम पे सवाल उठ रहा है तो बार बार वो वकीलों को सलाह देते हैं ना, हम लोग को लगा इस बार आप कुछ बोलेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोग उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आयोग की तरफ से आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि स्नैक्स और टी की व्यवस्था की गई है, कृपया ग्रहण करके जाएं। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है। निकाय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, जहां निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की बात कही गई है। और आप ये देखिए कि जो पूरी तिथि है वो पूरे प्रक्रिया अनुसार आपको दिखाई जा रही है। चुनाव की खास बातें, महापौर का चुनाव जीतना जरूरी होगा, कहां कहां चुनाव हो रहे हैं वो भी आपको बताने की कोशिश है। 10 नगर निगम में और 47 नगर पालिका चुनाव होना है और इस दौरान 95 नगर पंचायत के भी चुनाव होंगे। और इस वक्त हाल ही में भी निर्वाचन आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरी हुई है। इसके कुछ पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं और अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता ही करेगी। चुनाव की खास बातें हैं, 5 नगर निगम में महिला चुनावी मैदान में होने वाली हैं। 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना होगी, यानी कि 11 फरवरी को मतदान और 15 फरवरी को मतगणना। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था, न्यूज़ 18 ने आपको बताया था कि जो बोर्ड एग्जाम होंगे बच्चों के वो प्रभावित कहीं से भी नहीं किए जाएंगे। हो सकता है कि मार्च के पहले ही इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही कुछ तारीखें सामने आ रही हैं जहां 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना होगी। 114 नगर पंचायत हैं जहां पर चुनाव होना है। साथ ही जो तारीखें हैं इसका ऐलान कर दिया गया है, कुछ पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान ईवीएम से ही चुनाव होने की बात कही गई है, यानी कि जो चुनाव होंगे, जो मतदान होंगे वो ईवीएम से ही होंगे। 114 नगर पंचायत, 11 फरवरी को मतदान और 15 फरवरी को मतगणना, यानी कि 15 फरवरी को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव एक चरण में ही होगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में जो नगर पंचायत चुनाव होने हैं ये 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना होनी है। तो देखिए, 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, इसकी भी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और निकाय चुनाव एक चरण में ही होगा। और इस तरीके से 49 नगर पालिका हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यह भी तय कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि ईवीएम के माध्यम से सारे चुनाव होंगे। विश्व शुक्ला रायपुर से और उमेश हमारे साथ बिलासपुर से और मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो विश्व के पास चलते। विश्व, तारीखों का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, नॉमिनेशन प्रारंभ होंगे। जी रेनू, बिल्कुल। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आज पीसी की और इसी के साथ ही निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के जो डेट्स हैं उनको जो है डिक्लेयर कर दिया है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में जो नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे वो 11 फरवरी को होंगे और उनका जो परिणाम आएगा वो 15 फरवरी का आएगा। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 22 दिन बाकी है चुनाव होने में नगरीय निकाय में। तो दूसरी तरफ अगर बात करें पंचायत चुनाव की तो ये 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में ये जो चुनाव होगा
उसमें 17, 20 और 23 फरवरी को जो चुनाव होंगे और उसके अलावा जो है वो 18, 21 और 24 को जो है इसके नतीजे जारी होंगे और 24 फरवरी को ये निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। रीनू, तो करीब करीब 1 महीने में जो है वो निर्वाचन की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से जो खत्म हो जाएगी और निर्वाचन आयोग के पीसी के बाद तारीखों का ऐलान होने के बाद जो है वो अब आदर्श आचार संहिता जो है वो पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और इस बार कुछ नियम जो है वो बदले गए हैं। उसकी जानकारी भी जो निर्वाचन आयुक्त है उन्होंने दी, जैसे कि इस बार ईवीएम से चुनाव होंगे, इसके अलावा जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से जो महापौर हैं वो चुने जाएंगे और लगातार न्यूज 18 भी ये खबर दिखा रहा था कि जो परीक्षाएं हैं बच्चों की 10वीं 12वीं के जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो प्रभावित नहीं होंगी, उससे पहले ही जो है निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो न्यूज 18 की खबर पर जो है वो मुहर लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि 11 फरवरी को जो है वो नगरीय निकाय चुनाव होंगे जिसका परिणाम जो है वो 15 फरवरी को आएगा। तो वहीं पंचायत चुनाव भी 17, 20 और 23 फरवरी को जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद 24 फरवरी को जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। रीनू जी बिल्कुल, उमेश भी हमारे साथ जुड़े। उमेश, फरवरी के अंत होते होते इलेक्शन भी पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि बोर्ड एग्जाम में कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने दिया जाएगा, इसके पहले ही सारे जो इलेक्शन होने हैं इन्हें निपटा दिया जाएगा और ऐसे ही कुछ तारीखों का ऐलान हुआ इस बार। निश्चित रूप से रेणु जी, देखिए वो बच्चों की बोर्ड परीक्षा से पहले नेताओं की परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा को लेकर जो निर्वाचन आयोग की जो तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और जिस तरीके से वहां पर जिस तरीके से इस पूरे पीसी के दौरान हमने सुना कि किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से, जितने मतदान केंद्र वहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही ये जो पंचायत चुनाव है वो 3 स्तरीय पर होगा, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान पे रखते हुए ये पूरा फैसला लिया गया है। आप रही बात चुनाव के परिणाम नतीजों की बात, तो नतीजा तब आएगा जब नेता लोगों के बीच पहुंचेंगे और वो सिलसिला जो है इस तारीख के घोषणा के बाद से जो नेता है वो पहुंचने भी लगा। हमारे साथ कुछ नेता भी हैं, किस तरीके से ये जो परिणाम जो डेट जारी कर दिया गया है किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से अब आप लगता है कि जनता के बीच पहुंचने वाले? देखिए, अभी ये जो सामने अपने निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो तिथि आज घोषित हुए हैं, उसके बाद निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम समय में परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। जहां पे केंद्र और राज्य में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित निकाय सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे हम सब आश्वस्त हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले नेताओं की परीक्षा होने वाली है? जी जी बिल्कुल, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव जो है एक परीक्षा ही है, जिसमें उम्मीदवार जो है अपने जितने भी काम किए रहते हैं उनके उसका समर्थन लेके अपना रिजल्ट लेते हैं और आने वाला समय उनके लिए उज्जवल हो, यही अपनी कामना है। बेसब्री से नेताओं को इंतजार था तारीखों का? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, नेता तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब आचार संहिता लगे और हम जनता के बीच में जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत और अच्छा है कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसका पूरा लाभ मिलेगा। लगता है किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? नहीं, जनता हमेशा विकास के मुद्दे को ही लेकर मतदान करती है और इस बार वही होगी, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में जिसकी सरकार रहती है, जनता भी ये सोचती है कि हम उसी को वोट दें तो विकास कार्य ज्यादा होंगे। इस हिसाब से मुझे लगता है कि जनता भी यही सोच के वोट देगी। निश्चित रूप से। तो देखिए, नेता भी तैयार है, मतदाता भी तैयार है मतदान करने के लिए, बस इंतजार है तो उस दिन का। और जिस तरीके से लोगों की मंशा है कि विकास होने चाहिए, वार्डों की जो मूलभूत सुविधाएं वो पूरी होनी चाहिए, इसके साथ ही नेता भी अब जो है वार्डों में घूमते हुए नजर आएंगे, उनसे जवाब भी जो है जनता मांगेगी। जी, एक लंबे समय के बाद नेता फिर से वार्डों में घूमते हुए नजर आएंगे। उमेश, बिल्कुल सही कहा आपने। दुर्ग का भी रुख करते हैं, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, स्पष्ट ये भी किया गया कि ईवीएम के माध्यम से ये पूरा मतदान होना है। ईवीएम को लेकर भी कई सारे संशय बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता की अपनी अलग उम्मीदें हैं और जनता बहुत होशियार है, यूं ही किसी को वोट नहीं देगी, बहुत आंकलन होगा और उसके बाद ही मतदान किया जाएगा। तो अग्नि परीक्षा सभी राजनीतिक दलों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा, अग्नि परीक्षा ही होगी, क्योंकि अब जो है ये जनता के हाथ में पूरा आ जाएगा, क्योंकि आज से आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी और इसके बाद में फिर जनता अपना वोट करेगी और वो वोट किसको देगी, किसके ऊपर उनका मत होगा, ये आने वाले समय में 1 महीने के भीतर में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। पूरी तरह से तिथियों का निर्धारण हो चुका है कि किस तरह से नामांकन फॉर्म लिए जाएंगे, भरने की तिथि, नामांकन गणना और जो मत देने की तिथि है वो तमाम डिक्लेयर हो गए। तो बस इंतजार किया जाएगा उस वक्त का कि जब
अब इस जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि अभी प्रशासक बैठे हुए हैं। दुर्ग जिले में कुल 7 निकायों में यहाँ पर चुनाव होने हैं। दुर्ग नगर निगम एकलौता है जहाँ पर जो नगर निगम है, बाकी पालिकाएं और नगर पंचायत है। कुल मिलाकर 7 जो है ऐसी जगह जहां पर ये चुनाव होने के हैं। तो अभी फिलहाल प्रशासक नियुक्त किए गए थे। ये उम्मीद की जा रही थी कि या तो परीक्षाओं के पहले कोई चुनाव होंगे या फिर परीक्षाओं के बाद में होंगे, और लेकिन कयास जो लगाए जा रहे थे कि परीक्षा के पहले ही नेताओं की परीक्षा हो रही है, निश्चित रूप से ये काफी प्रशंसनीय है। क्योंकि लंबे समय तक के यदि बोर्ड परीक्षाओं के बाद में यदि चुनाव होते तो निश्चित रूप से काफी लंबा समय बीत जाता और ऐसे में प्रशासक को ही यहाँ पर पूरा दायित्व निभाना पड़ता। लेकिन अब बोर्ड परीक्षाओं के पहले ये चुनाव जाएंगे तो निश्चित रूप से महापौर जो है और जो भी पालिकाओं में वो अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो जाएगी। तो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि निर्वाचन विभाग द्वारा लंबे समय से तैयारियां कर रहा था। तमाम जितनी भी तैयारियां होती है चुनाव की, वो सारी तैयारियां पूरी थी। बस ऐलान का तिथि नहीं थी कि कब ऐलान होते हैं चुनाव के। तो अब ऐलान भी हो गया है, तो निश्चित रूप से अब सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं वो पूरी हो जाएंगी और अब सीधे जो है वो नेतागण जो है आम जनता के बीच में पहुंचेंगे। आम जनता से वे अपने मतों को मांगेंगे। देखना होगा कि जिन्होंने 5 साल काम करवाए हैं उनकी अपेक्षाओं में आम जनता कितना खरा उतरी है और आम जनता अपना विश्वास जो है वो किस पर प्रकट करती है। तो ये तमाम चीजें काफी रोचक होने वाले हैं चुनाव, क्योंकि नगर निगम जो एकदम स्थानीय चुनाव होते हैं, सीधे लोगों से जुड़ा हुआ चुनाव होने जा रहा है। दुर्ग नगर निगम, उतई नगर पंचायत में चुनाव होगा, पाटन नगर पंचायत में चुनाव होगा, कुम्हारी है, अहिवारा है और धमधा है। ऐसी 7 जगह कुल जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बस इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का कि जब ये चुनाव होंगे और यहां पर जो है अब शहर की कमान लोग जो है वो किसको सौंपेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, आप इलेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जनता की अपनी अलग अलग जो मांगे हैं वो भी अब रखी जाएंगी और जो नेता हैं वो भी घर घर जाकर अपील करने वाले हैं। तो देखिए, तारीखों का जो ऐलान है वो तो कर दिया गया है, लेकिन अब जो असल लड़ाई है वो नेताओं की शुरू होने वाली है, क्योंकि इस बार जनता अपने पिछले जो वादे किए गए थे उनको भी याद दिलाएगी और आगे जो वादे किए जाएंगे उन पर कितनी सहमत हो पाती है ये भी देखना होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे, विश्व शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। विश्व, नेता अगर किसी के भी पास जाता है वोट मांगने के लिए, तब वो सिर्फ वोट मांगकर वहां से जा नहीं सकता। अब उसको जो पिछले वादे किए गए थे किसी विशेष पार्टी के माध्यम से उसके जवाब भी देने होंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है। उनको ये मालूम है कि मुगालते में नहीं रहना है, असल में देखना है कि आखिरकार कौन सा नेता कितना काम करता है। जी बिल्कुल रेनू, निकाय और पंचायत का जो चुनाव होता है वो बहुत जो है लोकल स्तर का होता है और जो प्रत्याशी होता है और जो वोटर होता है वो दोनों जो है वो एक दूसरे को जो है वो निजी तौर पर जो है वो जानते हैं, क्योंकि ये लोकल स्तर का जो है चुनाव होता है। तो पार्षद हो या अपना महापौर हो, उसको जो है लोकल स्तर पर जो है वोटर जानता है और उन्होंने क्या काम किया 5 साल इसका हिसाब तो वोटर जरूर लेंगे। उसके बाद ही अपना वोट जो है वो डालेंगे। तो लगातार जो है वो नेताओं का जो है वो दौरा ज्यादा शुरू हो जाएगा, घर घर जाकर जो है वो वोट मांगेंगे, अपने काम गिनवाएंगे। तो वोटर जो है वो ये तय करेंगे कि आखिर उन्होंने कितना काम किया है, कौन से काम हैं जो उन्होंने पूरे किए, कौन से काम हैं जो अभी अधूरे हैं। उसको लेकर जो है वो एक बैलेंस बनाते हुए जो है वो वोटर अपना डिसीजन लेंगे कि आखिर उन्हें कौन से प्रत्याशी को चुनना है। और इस बार ईवीएम से वोट हो रहे हैं, पिछली बार जो है बैलेट पेपर से वोट हुआ था। नोटा का भी ऑप्शन जो है वो वोटर्स के पास होगा। अगर उन्हें कोई प्रत्याशी जो है वो पसंद नहीं आ रहा है तो उस नोटा पर भी जो है वो अपना वोट दे सकते हैं और असहमति जता सकते हैं कि जो भी प्रत्याशी जो है वो उस वार्ड से या उस क्षेत्र से खड़े हुए हैं उनको वो नहीं चुनना चाहते, बल्कि वोट नोटा में अपना वोट देना चाहते हैं। तो पूरा जो अधिकार है अब वो वोटर्स के पास है। वो जो है वो बताएंगे कि आखिर वो आगे किसको पहुंचाना चाहते हैं, आखिर कितने काम हुए, उस पे मुहर जो है वो वोटर्स ही लगाएंगे। रेनू जी बिल्कुल। और उमेश, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, पालिका चुनाव है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि पब्लिक को पता होता है, ये कोई ऊपर की बात नहीं होती, उनको जमीनी स्तरीय पता होता है कि कितना काम हुआ था, कितना काम होना चाहिए था, क्या बोला गया था। और अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत आसानी से अपनी नाराजगी व्यक्त भी की जा सकती है। अब एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है सभी राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर पर उन प्रत्याशियों के लिए जिन पर भरोसा जताकर पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है या उतारने वाली है।
निश्चित रूप से रेणु जी, देखिए मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है, उसे पता है कि कौन कितना काम किया है, 5 साल में किस नेता ने उनके वार्डों को, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा है। तो बस उनको इंतजार इस बात का होता है कि जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन वो अपना जवाब जो है ईवीएम में देंगे या फिर अब जो मतपेटी है उस पर डाल देंगे। कुल मिलाकर कहे तो इस चुनाव को लेकर जितनी बेसब्री से इंतजार नेताओं को था, उतनी ही बेसब्री से इंतजार मतदाताओं को भी था कि वो अपना प्रतिनिधि चुने और उनसे हिसाब ले कि आखिर उन्होंने अपने वार्डों में जो वादे किए थे क्या उन वादों पे खरे उतरे हैं, इन वादों को पर खरे उतरते हुए क्या काम किया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, बताइए कि क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जो है आप लोग जाएंगे। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव की, ये चुनाव आयोग तो मुखौटा है। 1 महीने पहले चुनाव हो जाना था, 1 महीने चुनाव क्यों टाला गया? मतदाता सूची जो परिसम्मेलन हो गया, सारे उलटफेर कर दिए। सारे मतदाताओं के, चाहे दिल्ली का चुनाव हो चाहे नगर पालिका के, तो डेट घोषणा हो गई है, आप कैसे जाएंगे? पहले तो भाजपा की घोषणा हुई है ना, उसके बाद तो चुनाव आयोग घोषणा किया है ना। कभी आज तक कांग्रेस के शासन में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का संगठन चुनाव हो जाने दो? इतना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर जनता ने आपको चाहा है, प्यार किया है, तो फिर डेट से क्या मतलब है? आखिर चुनाव तो हो रही है ना, डेट तो क्लियर हो गया। अब मौर्य जी, सिस्टम से चुनाव हो रहा है, मतदाता तो चुनाव करता है, लेकिन सिस्टम पे क्या है? पहले अपना सारे सिस्टम बैठा लो, फिर उसके बाद चुनाव की घोषणा कर दो। 1 महीना पहले चुनाव क्यों नहीं किए? आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर। देखिए क्या है, ये झल्लाहट है, वो हम समझ सकते हैं। कांग्रेस के जो मित्र हैं उनके द्वारा इस टाइप ये ऐसा बयान तो होता रहेगा। भाई, आप भारत निर्वाचन आयोग पे उंगली उठा रहे हैं, आपको ये महसूस होना चाहिए आप कहाँ पे बात कर रहे हैं। ऐसी आरोप ये लगता रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से सब कर चुके हैं, इसलिए ऐसा इनको भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को इस प्रकार से इनके मनसा है, ऐसी लगता है। जी, अच्छा ये बताइए, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जो है नेता पहुंचने वाले हैं? अरे भैया, नाली पानी सड़क बिजली तो वो पुरानी बात हो गई। अब नाली पानी सड़क बिजली नहीं होता, सिर्फ कौन नेता ईमानदार होगा, कमीशन नहीं लेगा और जनता की सही मायने में राजनीति में सेवा करेगा, इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। तो क्या लगता है कि ऐसे नेता बचे? कुछ हैं हमारे मित्र भी हैं, कुछ हैं जो वास्तव में सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बीच में आड़े आता है बस। आपको क्या लगता है कि तारीखों की घोषणा कर दी गई है, किस तरीके से जो नेता है वो जनता के बीच जाएंगे और क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तारीखों की जो घोषणा हुई है वो देर से हुई है। कायदे के साथ ऐसा क्या कारण आ गया कि जो प्रशासनिक अधिकारियों को बिठालना पड़ा जनप्रतिनिधियों को हटा करके? ऐसा बहुत ही कम हुआ है हिंदुस्तान में कि समय सीमा के बाद चुनाव कराया जा रहा है। फिर भी तारीख की घोषणा हो गई है, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक एक नेता हर लड़ाई के लिए लड़ने के लिए संभव तैयार है। रेणु जी, देखिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के नेता जो है वो उनका एक दूसरे पर तीखा आरोप है, चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर है, उनकी जो नीति है उसको लेकर है। फिलहाल जनता अपने ओर से पूरी तरीके से तैयार है, वो किसे चुनेगी, किसे अपना मत देगी, कौन उनके जो उम्मीदों पे खरा उतरेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखना होगा और जनता किसे पसंद करती है ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल जमीनी स्तर पर ये चुनाव होते हैं और लोगों की जो खुलकर भड़ास है वो भी निकलकर सामने आती है, जो प्यार है वो भी निकलकर सामने आता है, किस पर प्यार लुटाते हैं और किससे नाराजगी दिखाते हैं ये साफ हो जाता है। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।